देखिए हम लोग जो अभी यहाँ जमा हुए हैं यूपीएससी जो सीएसपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सीएसपी। सीएसपी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए बात कर रहे हैं। अब पहले जो भी रहा हो, अभी आपके सामने इसमें मात्र दो टारगेट है, एक है सीसेट और दूसरा है जो आपका जीएस है। यह क्वालिफाइंग नेचर का है और यह फाइनली आपको एलिजिबिलिटी देगा, कट ऑफ देगा। इसमें 1/3 नेगेटिव है। इन सब बातों में तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है किसी को, ठीक है। अब हम जहाँ पर हैं, कई बार हम लोगों ने कई पड़ाव देखा कि कभी 1 महीना बाकी है, कभी 6 महीना बाकी है, कभी 2 महीना बाकी है, लेकिन अब आपके पास केवल 6 दिन या 7 दिन भी नहीं कह सकते आप। आज को लेंगे तो 7 दिन, ठीक है, संडे अगले संडे को ही है, फिर भी आप मान के चलिए 6 दिन है आपके पास। तो ये 6 दिन मतलब केवल 6 दिन नहीं है। यदि देखा जाए तो पिछले 365 दिन, हम पीछे का जो एक्स्ट्रा पढ़े हैं उनके नहीं कर रहे हैं, 365 दिन तो इन जनरल आपके पास जो पढ़ाई हुआ है उसका निचोड़ है। और उसके पहले जिसका भी जो लाइफ स्पैन है पढ़ाई का, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल से पढ़ाई हो रहा है, तो वो 15 ईयर्स का भी यह निचोड़ है। इस बात को एकदम गांठ मान लीजिए। ज़्यादातर रिजल्ट इसी दायरे से होते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि जो आखिरी 10 दिन नहीं पढ़ेगा उसका पीटी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आखिरी 10 दिन नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना बेहतर होता है। और आप लोगों ने पढ़ा भी है, थोड़ा सा कभी कभी बीच में गैप भी आया है, लेकिन जो ये 15 साल नहीं पढ़े और अंतिम 3 महीना पढ़ ले उसका हो जाएगा। जो स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ा हो, जिसने चीज़ों को रेशनलाइज नहीं किया हो, क्रम से सजाया नहीं हो, क्या उसका पीटी हो जाएगा? पीटी मेंस कुछ भी नहीं होगा ये, क्योंकि हमारे ओवरऑल क्या है, पीटी है, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। तो ये तीनों में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है जिसका विकास 1-2 साल में नहीं हो पाता, पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, या जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया चलती है, प्रोसेस, यह कब से शुरू होता है? जब से आपके अंदर सेंस आना शुरू हो जाता है, जब से आप पहला वर्ड बोलते हैं, उस दिन से आपकी पर्सनालिटी का विकास होता है। और कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन से। आसपास की चीज़ों को आप देखते हैं और उसके हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी का विकास हुआ, इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी है और प्रोसेस बेस्ड भी है और ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी है। तो आप ये मान के चलिए कि ये 15 साल में जो आपने ऑब्जर्वेशन किया है, जो अनुभव हुआ है, उसके साथ साथ जो आपने स्टडी की है, क्या ये सब बेकार था? कोई ऐसा होगा ना वॉल्व या पॉइंट जहाँ जिसको इग्नाइट करने के साथ, इग्निशन देने के साथ वो सब कुछ याद आ जाएगा, या एटलीस्ट कोरिलेट करने की क्षमता देगा। अधिकांश लोग यहाँ पर आके बैटलफील्ड हार जाते हैं। उनको लगता है कि अब 6 दिन बचा, अगली बार तैयारी करें। कभी भी नहीं। नेवर पुश द रोप अहेड अंटिल द फिनिशिंग लाइन इज बीइंग टच्ड। जब तक फिनिशिंग लाइन को आप पार नहीं करते, रोप ये नहीं कि अगले वाले को टारगेट ले लीजिए, ऐसा कभी नहीं। अभी केवल और केवल धरती पर आपके लिए एकमात्र काम क्या है? सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2023 का तैयारी करना। कुछ भी उसके अगले दिन आपको हो सकता है कि हिमालय पर चढ़ना हो, उसके अगले दिन हो सकता है आपको विदेश जाना हो, अगले दिन हो सकता है कि आपके घर में शादी हो। वो सारी चीज़ें उसके अगले दिन, उस दिन तक, आज से उस दिन तक आपके पास सिंगल यूनि फोकस होना है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आप ये करते हैं तो क्या होगा कि इस 15 साल के इस पूरे प्रोसेस में, इस 15 साल वाले बटन को हमेशा ज़िंदा रखें। यदि पूछ दे कि 1 रुपये के नोट पर किसका साइन रहता है, तो क्या ये अभी के इन्फॉर्मेशन से आप सही कीजिएगा? संभव है? यदि पूछता है कि प्राइमरी कलर्स कौन हैं, या इसमें से प्राइमरी कलर के संदर्भ में सारे सेंटेंसेस को पकड़िए, 4 सेंटेंस है और उसमें से आपको माइन्यूटली क्या करना है, 3 सेंटेंस सही है कि 2 सही है कि 1 सही है। समस्या यहीं पर आती है। प्रश्न आसान होते हैं, विकल्प यदि आसान होते तो। यहाँ क्या होता है, यूपीएससी में विकल्प आसान नहीं होता। उसको उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो इसमें सेंटेंस 1 लिखा है, फिर सेंटेंस 2 लिखा है, या फिर 3 लिखा है। अब यहाँ पर ABCD लिखा है। अब इसमें लिखा कि 1 और 2, क्या यही सही रहता है ना? इसमें लिखा कि 3 और 1, और इसमें लिखा केवल 1, और या सभी, इस तरह के विकल्प। अब क्या है, ये आपको तीनों में से इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझना है। इसमें 2 चीज़ें, एक जो एकदम नहीं होगा, पहला क्या देखना हमको, जो एकदम नहीं सही है इसको पहले हटा लीजिए, जो हो ही नहीं सकता। तो मान लीजिए आपका 1 हो ही नहीं सकता, तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, और सभी भी ख़त्म। तो यही आंसर हो गया। यानी आपके पास इन्फॉर्मेशन केवल 1 है और आंसर निकल गया।
ऐसा 2-3 सवाल में होगा, हर 10-20 सवाल में ऐसा 1-2 सवाल आएगा कि जहाँ पर आंसर एकदम नहीं आपको पता है। दूसरा, कंफर्म सही, जैसे 4 इन्फॉर्मेशन है उसमें एक एकदम कंफर्म सही है। तो जब कंफर्म सही है तो क्या होगा, मान लीजिए 3 कंफर्म सही है, तो हमको पता है ना कि 3 तो केवल एक ही में दिख रहा है, दिस विल सेव टाइम। आप मारिए, जब ये कंफर्म सही और एक ही में दिख रहा है तो बाकी हमको देखना क्या है, बैक योर नॉलेज, अपने नॉलेज पे भरोसा कीजिए। हाँ, यहाँ पर सभी आ गया। तो चलिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, फिर हम देखेंगे कि हमको एक और मिल जा रहा है, जैसे एक और मिलेगा वो सभी में आ जाएगा। कम से कम हमारे पास एक एलिमिनेट करने का और चुनने का एक तरीका है। एकदम नहीं है तो ये तो हमने बनाने में थोड़ा सा एफर्ट बनाया ना, जो ऐसा रहता है उसमें जान के इस लॉजिक को लगाया रहता है। तो पहला काम क्या करना है कि हमने जो अब तक पढ़ाई की है उसको कैसे हम रिकॉल करें। अब बताइए क्या तरीका हो सकता है। जैसे थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल आपने पढ़ा है ना, पुली और फ्रिक्शन कंसेप्ट पढ़ा है, इधर पढ़ा है 2-4 महीने के अंदर। यदि सवाल आ जाए तो आप जवाब दे पाइएगा, दिस इज द राइट आंसर। यही हम बताना चाह रहे हैं। जैसे तुम बायोलॉजी पढ़ी हो, सेल पढ़ा है, माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है, इधर नहीं पढ़ा है। यदि क्वेश्चन आ जाए तो फाइट नहीं कर पाओगे, उससे कर जाओगे ना। यही इसका अप्रोच है। कभी ये नहीं सोचना है ना कि हम अभी तुम कितना पढ़ सकते हो, यदि बहुत होगा तो कितना, मतलब 1 महीना में 4 किताब 5 किताब मैक्सिमम, यही ना। तो क्या उससे आंसर हो जाएगा। और वैसा क्वेश्चन पूछता है क्या कि डायरेक्ट फैक्चुअल कंसेप्ट है। यदि लोकसभा राज्यसभा का कंसेप्ट आपको क्लियर है तभी जाके आप उसके सवालों को कर पाइएगा, अदरवाइज केवल फैक्ट से तो होता नहीं। तो अब तक जो ये काम हमने किया है कि 15 साल में जो पढ़ा उसको कैसे रिकॉल करेंगे, मेन क्वेश्चन ये है। हमारा सवाल क्या है, मेरा सवाल है कि जो 15 साल में जो आपने पढ़ा है ना वो कैसे रिकॉल होगा। ये तभी रिकॉल होगा जब आपका माइंड साउंड होगा। डरा हुआ मस्तिष्क रिकॉल कर पाएगा। तो अभी आपको इस 7 दिन में क्या करना है, डर से बाहर निकलना है, टेरर से बाहर निकलना है, एकदम क्लियर। ये रिजल्ट दे देगा। इस डर से बाहर निकलिए कि हम अभी पीछे हैं, आई एम लैगिंग फ्रॉम समवन। आपको समवन से देखना ही नहीं, आपको अपना बेस्ट देखना है। यू आर नॉट कम्पीटिंग विथ समवन एल्स, यू आर कम्पीटिंग विथ योर सेल्फ। इफ़ यू आर नॉट क्लियर इनफ टू बीट योर सेल्फ तो फिर दूसरे को कैसे हराइएगा। अपना बेस्ट कैसे करेंगे। जब हमने जो किया है, हमारे पास यदि मान लीजिए 2 करोड़ रुपया है तो हम 2 करोड़ तक का तो हिम्मत कर सकते हैं ना कुछ भी करने का। आपके पास 2 करोड़ है भी और आप अगले से 50,000 लेने के चक्कर में पड़े हैं कि वो हो जाता तब मेरा काम हो जाता। पहले अपने वर्थ को तो समझिए, ये इनवैल्यूएबल है। तो उसका तरीका क्या है कि अपने माइंड को पूरा खुराक दीजिए। अभी वो कैसे होगा कि इसको डर से बाहर, कहाँ से आना है, डर से बाहर निकलना है। और इसको फोकस बढ़ाने के लिए क्या, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। सब कुछ थोड़ा 10 मिनट कम पढ़िए, लेकिन 10 से 15 मिनट आप लोगों को मेडिटेट करना है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का जो वो पीछे का रिकवरी का मैकेनिज्म है ना, इसके बिना संभव नहीं। जैसे वो देखते हैं ना, कई बच्चों के घर में या कमरे में होता है, सेंटर में सर्कल रहता है और बैठ के लोग करते हैं। कोई ओम पे ध्यान करता है, कोई किसी पॉइंट पे ध्यान करता है, या कोई ऐसे भी कई विधियाँ हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट आप जो है अपने अंदर जाने का प्रयास कीजिए इन 6 दिनों में। हाँ, कभी भी कर सकते हैं, सुबह करें तो बेहतर रहेगा, कभी भी कर सकते हैं। क्लियर है, ये आपको करना है। दूसरा, इस 7 दिन में, ये 7 दिन आपको मतलब बढ़िया खाने पीने पर ही नहीं कि ऐसा कुछ कर लिया कि 1 आध दिन तबीयत खराब हो जाए। ईट हेल्दी, ड्रिंक हेल्दी, ध्यान दीजिए अपने आप का। ये सब जब करेंगे तो आपका ये रिकॉलिंग बढ़ेगा। दूसरा, यदि किसी को कोई आदत है हल्का फुल्का म्यूजिक सुनने का या इस तरह का, जिससे ब्रेन का रिजुनेशन होता है, इन चीज़ों को कीजिए। कभी भी दूसरे से आर्गूमेंट में मत पड़िए। अभी आपको दूसरे से बेहतर नहीं होना है। लेट इट बी। आप तेज हैं, आप अपने घर पर रहिए। आर्गूमेंट नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना। इन चीज़ों का ध्यान रखें, ब्रेन को एकदम सुपर साउंड रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको खुश रहना। एक खुश आदमी और एक दुखी आदमी में बहुत फायर का अंतर हो जाता है। तो आपको खुश रहने का कारण क्या है कि आपने इतना पढ़ा है। आपके खुश रहने का कारण क्या है कि पिछले 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। आपके खुश रहने का कारण यह है कि वो समय आ गया है जब इसकी परीक्षा होनी है। आपके खुश रहने का कारण है कि आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उसका वहाँ पर एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। आपके खुश रहने का कारण है कि इसका रिजल्ट जो है ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। इन चीज़ों को, अपने ब्रेन को खुश रखिए। एक हमारा ही स्टूडेंट था, वो बोला कि सर पिछली बार मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी,
लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन इस बार मैं क्वालिफाई इसलिए कर पाया कि तैयारी कमज़ोर होने के बावजूद मैं खुश था। हर समय मुझे लगा ना कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मैं जो भी जा रहा हूँ पाने जा रहा हूँ। तो दो अप्रोच होता है, एक होता है आई एम गोइंग टू विन और एक होता है आई हैव नॉट टू लूज। कौन सा अप्रोच अच्छा है? आई एम गोइंग टू विन। नॉट टू लूज इज नॉट अ गुड कंसेप्ट। व्हाट हैपन? कोई बात नहीं। इसलिए तो मैंने कहा मेडिटेशन, अपना पूजा पाठ, किसी ऐसे इटरनल सोर्स से रिलेट करना जहाँ से पावर जनरेट हो सकता है, या किसी के साथ मोटिवेशनल बातें करना, या जहाँ से आपकी, क्योंकि वो जो है ना वो भी, हाँ, किसी किसी के हर्ट पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। विद्यार्थी में तो खास करके ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई आया मुँह उठा के कुछ बोल दिया, अब बेचारा वो बोल के 5 मिनट में गया और ये सोचने वाला 2 दिन से सोच रहा है। यही सब संकट की बात करें ना कि परीक्षा के पहले कई लोगों के मकान मालिक से टेंशन हो जाते हैं। मुखर्जी नगर में रह रहे हैं और मकान मालिक बोला कि आपको अगला सप्ताह खाली करना है, अब जान रहा है कि किराया दे नहीं रहा है, इसको टेंशन दे दो, रिजल्ट ही नहीं आएगा। मतलब ये मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा उदाहरण है मेरे पास कि जो परीक्षा के समय जो अपना घर खाली कर रहे हैं, टेंशन हुआ पड़ा है। उसी समय किसी का पुराना, सारी समस्याएं एक सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए टाली जा सकती हैं, और आप सोचते हैं ना कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व नहीं हो रहा है वो, और पजल्ड हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये जो 6 दिन है इसमें हम कैसे रिकवरी कर सकते हैं? तो अभी हम रिवाइज ही कर सकते हैं, नया चीज़ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा कंफर्म जोन में तो ला सकते हैं। जो हमने कहा कि ज्ञान के 4 चरण हैं, क्या? अज्ञात, ज्ञात, फिर निश्चित और स्थायी। तो हम कम से कम निश्चित लेवल पे लाते हैं तो पीटी कंफर्म निकल जाता है, स्थायी वाला की ज़रूरत नहीं है अभी। तो अज्ञात से ज्ञात तक तो मैक्सिमम चीज़ें हैं, उसको रिवाइज करेंगे तो कंफर्म जोन आएगा। तो इसके लिए एकदम ध्यान से रख लीजिए। अभी आपको जो भी, मान लीजिए आप, कोई आदमी इसी में 12 घंटे रोज़ पढ़ेगा और कोई 8 घंटे रोज़ पढ़ेगा, यही ना प्रोसेस है। कोई बहुत ज़्यादा पढ़ेगा तो 14 पढ़ सकता है, इससे ऊपर कोई पढ़ सकता है क्या? तो आप जो भी टाइम निकालें अपने पढ़ने के लिए, बी 14 12 मतलब 14 आवर्स हो या फिर 8 आवर्स हो, आपको इसका मेजर चंक यानी कि 25% ऑफ टोटल ये आपको देना है जनरल अवेयरनेस पर। यूपीएससी का सबसे बड़ा सेगमेंट ही जीए है। दैट इज़ नॉट जीके, दैट इज़ नॉट जनरल स्टडीज, इट इज़ जीए। व्हाट इज़ गोइंग, इसको यदि एक शब्द में बोले, व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, क्या बोलते हैं इसको? व्हाट इज़ गोइंग अराउंड। अब ये अराउंड का जो मीनिंग है ना, ये व्यापक है हमारे आसपास। देखिए कि इससे सारे सवाल जो है, लगता है कि अभी सोमालिया इसके बड़ा भैया का घर है, कहीं बोलेगा कि इजराइल, ऐसा लग रहा है कि इसके चाचा का घर है। ये इस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम हम लोग बात करते हैं, यूपीएससी उसको प्रैक्टिकल में लाता है। पूरी दुनिया को ये अपना घर समझता है। तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है ना, करेंट को इस एंगल से पढ़िए, जनरल अवेयरनेस में। और ये यदि आपने मान लीजिए 8 घंटे वाले आप हैं तो आपको कितना टाइम मिलेगा रोज़? 2 घंटे। और यदि 12 घंटे वाले हैं तो 3 घंटे, क्योंकि 25% मैंने कहा है इसको देने के लिए। 3 घंटे आप एकदम पूरी तरीके से दीजिए करेंट नेचर के जनरल अवेयरनेस को। व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, कहाँ बम फटा है, कहाँ पर सम्मेलन हुआ है, कहाँ सम्मेलन में क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं, माइन्यूट चीज़ें देखिए उसकी, उसी से वो सेंटेंसेज आएंगे। और क्या होगा कि आपको एक कन्फर्म सेंटेंस, जो पहली बार हमने कहा ना कि एकदम कन्फर्म सेंटेंस पकड़ना है, वहाँ मिल जाएगा। आपको परीक्षा हॉल में यूरेका की फीलिंग आएगी। जैसे वो कन्फर्म वाला सेंटेंस मिलेगा ना, लगेगा अरे अभी तो पढ़े थे, कितना बड़ा काम हो गया। अब बेसल संधि, मान लीजिए आपसे बेसल के बारे में कुछ पूछ रहा है, यदि प्रदूषण के संबंधी कोई बात पूछ रही है, यदि क्योटो पूछ रहा है, थर्मल शेक से संबंधित कोई बात, तो कम से कम इन मेजर संधिज का आपको एक एक 2-2 लाइन तो पता होना चाहिए कि इसका मेन कंटेंट क्या था, 2-2 4-4 लाइन। तो व्हाट इज़ गोइंग अराउंड एंड व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन देयर, वहाँ पर कौन कौन से स्टेप लिए गए, सारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन माइन्यूट 2-2 3-3 देखिए, क्योंकि एग्जामिनर भी जब जनरलाइज मेथड से क्वेश्चन बनाता है तो उन्हीं 2-3 टॉपिक को पकड़ता है जो टॉपर होते हैं, जो टॉप मोस्ट होते हैं। अब प्रदूषण के क्या कारण है, हम उसका 5वां कारण थोड़े गिनाएंगे, पहला दूसरा तीसरा कारण गिनाएंगे ना। सबसे ज़्यादा किससे होता है वहाँ से देखेंगे ना, और सबसे अधिक रुकता किससे वो देखेंगे, समझा गया। तो आप व्हाट इज़ गोइंग अराउंड को कितना टाइम देंगे? 25%। यानी इसको करेंट मत कहिए,
ये करंट में लिपटा हुआ जनरल अवेयरनेस है सब कुछ के बारे में। ये जैसे कि मान लीजिए बीपीएससी कभी भी रिसेंट जो साइट्स खोजा जाता है एएसआई का नहीं पूछता है, लेकिन यूपीएससी हमेशा जो है कुंतासी पूछेगा, यानी जो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल इन्वेजन्स हुए हैं, या इन्वेजन्स नहीं बोलेंगे उसको, डेवलपमेंट्स हुए हैं, समझ में। जैसे अभी कोई नई चीज़ यदि आ गई, कोई नया एस्ट्रॉयड आ गया, कोई नया कॉमेट आ गया, कोई इस तरह की बात हो गई अंतरिक्ष में, तो ज़मीन से लेके आसमान तक कुछ भी दैट इज़ अराउंड, अराउंड ही नहीं कहेंगे उसको भी, उस चीज़ का यह आंसर ढूंढता है कि क्या कोई नया तारा खोजा गया है, क्या कोई नया। तो इसमें ये नहीं, आप जब इसके लिए खोजिए, ऐसा नहीं कि आपको नोट्स में मिल जाए तो ठीक है, और नहीं भी मिले तो गूगल कीजिए कि क्या कोई नया तारा आया है, कौन कौन सा तूफान आया है वो देख लीजिए। क्या फिर किसी ऐसे जगह पर कोई जंगल में आग लगी है, कहाँ कहाँ जंगल में आग लगी है, कहाँ कहाँ परमाणु विस्फोट हुआ है, कहाँ कहाँ पर आतंकवादी घटनाएं चल रही हैं, कहाँ कहाँ पर पीस कीपिंग मिशन गया है, कहाँ से पीस कीपिंग मिशन में भारत का सहयोग रहा है, कहाँ पर आतंकवाद पर एक स्टैंड लिया गया है, किस जगह पर भारत का पक्ष चीन ने दिया है, कहाँ कहाँ चीन ने भारत का विरोध किया है, ये सब व्हाट्स गोइंग अराउंड का हिस्सा नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो एक दिन यदि दिन भर आप लोग बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे तो सारा व्हाट्स गोइंग अराउंड खत्म हो जाएगा। वो काम कल से हम करेंगे भी, ठीक है ना। कल से आप लोग के लिए एक्सक्लूसिव 7 दिन हमने मतलब अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, और केवल 11 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोग किसी भी मुद्दे पर या तो डिस्कस कर सकते हैं, या हमको आके बोल सकते हैं कि सर 1 घंटे में हमको ये बता दीजिएगा, हमको इसको पता नहीं चल रहा है। तो आई एम देयर फॉर यू। हम आपका आंसर निकाल के, यदि मुझे पता है तो ठीक है, नहीं तो हम भी सर्वज्ञ तो है नहीं, लेकिन हम आपको आंसर निकाल के दे देंगे कि आप ये चीज़ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो व्हाट्स गोइंग अराउंड का दायरा समझ में आ रहा है अंजलि, आपको समझ में आया। इसी को व्यापकता में पढ़िए, और क्या खोजने का प्रयास करना है, वह सिंगल लाइन जो आपको वहाँ तकलीफ देती है। 3 लाइन जो होता है ना, उसमें एक लाइन कौन पक्का सही है, और इससे पता चलेगा कि कौन पक्का गलत है। यदि मान लीजिए आपको पता है कि 2070 में इंडिया का टारगेट क्या है, और वही गलत दे दे, उसको 50 लिख दे, तो कन्फर्म होने के चाहिए ना कि हमको नहीं, हमको पता है कि 70 का ये आंकड़ा है, 50 का नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है। मैथ्स के विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि वो आंसर जब वो निकाल लेते हैं और आंसर शीट में वो आंसर गलत होता है किसी बुक के, तो कॉन्फिडेंस से वो बोलते हैं कि ये गलत है, मेरा प्रोसेस सही है, हमने प्रोसेस से किया है और यही आंसर आएगा। और देखिएगा 10 में 9 बार उनका कॉन्फिडेंस सही होता है। जैसे इसका भी है, विनीता को भी देखते हैं तो ये रहता है। तो ये चीज़ आर्ट्स में भी होना चाहिए कि हम जब पढ़े हैं तो सही है, फिर ये अगला कैसे होगा, वो नहीं होगा। हमको दिन नहीं पता है तो नहीं होगा, बात करते हैं इस तरह का। ये हो गया आपका जनरल। अब बच गया आपका 25% 70% समय बचा ना, 25 आपका यूज हो गया। ये जो 75% है, इसमें डेली कोशिश कीजिए कि एक विषय को हम ख़त्म करें, एक विषय। अब आपके पास दूसरा दिन नहीं है तो मान लीजिए जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हिस्ट्री, उनके मॉडर्न पार्ट को ज़्यादा फोकस करते हुए जनरल टाइप से हिस्ट्री को एक दिन में ख़त्म कीजिए। ये लोग आपस में तय करके आप लोग सेम डे दी वो दिन रखिएगा, तो सब लोग का एक डिस्कशन भी हो जाएगा उस पर भी। यानी डेली सिंगल सब्जेक्ट आपका एक समाप्त होना चाहिए। कोई दिक्कत है? इस पर भी आपको कितना समय दे सकते हैं? मैक्सिमम 40% ऑफ द टाइम। यानी यदि आपने 10 घंटा पढ़ा है तो 4 घंटा में आप सब्जेक्ट जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए, यही दे सकते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस को आप 3 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा आपको क्या करना है, डेली 2 घंटे आपको इससे मिलते जुलते प्रीवियस ईयर सेट्स बनाने हैं। प्रीवियस ईयर सेट किसी भी दिन ऐसा ना होना कि मिलता जुलता, ये नहीं करे कि जो आपने बना लिया तीनों रट चुके हैं ना, अब तक 3-4 जो हुआ है सब रटा गया है, एक और जो बचा उसको रट जाइए। और रटने में क्या देखना है कि मान लीजिए उसके ऑप्शंस में जो डायरेक्शन मिल रहा है ना, उस डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ के कुछ पढ़ लीजिए। यदि वो कह रहा है कि भारत के में पशुधन से संबंधित शोध कहाँ होता है, यदि ऐसा सवाल पूछा है तो अगली बार पक्षी का पूछ सकता है। यदि सीमेंट, फ्रोजन सीमेंट का बैंक कहाँ कहाँ पर है, यदि आपने पढ़ा है तो अगली बार हो सकता है कि वो पूछ सकता है कि डॉग के ब्रीडिंग का सेंटर कहाँ कहाँ पर है। बात समझिए। यदि इस बार वो प्याज का पूछा है तो अगली बार आलू का पूछ सकता है। हम लोग क्या सोचते हैं, प्याज आ गया तो प्याज ही रट रहे, नहीं, आलू। दूसरा, जो मिसलेनियस चीज़ें हैं ना, उनके लिए भी ये समय रखिए। जैसे कि 40 + 25 65% खत्म हो गया। 10% समय किस में निकालिए, मिसलेनियस में, जो टॉपिक्स आप लोगों को मैंने दिया था। जैसे मिसलेनियस में टॉपिक क्या है कि जैसे यूएनओ,
एकदम इससे सवाल आता है, लेकिन अभी क्या हुआ, कंटेम्प्ररी प्लस यूएनओ आता है। बीपीएससी में यूएनओ मतलब यूएनओ होता है, यहाँ क्या होता है कंटेम्प्ररी, यानी कि यूएनओ में वैसी जगह जहाँ पर कि कुछ घटा है अभी हाल फिलहाल में, तभी वो सवाल आएगा। लेकिन कुछ फिक्स चीज़ें हैं, जैसे कि ओशन का चार्ट, ओशन करेंट्स, ग्रास लैंड्स, ये सब जो टॉपिक बताए थे, ये कंफर्म करके रखिए। ये 10% टाइम है, तो 25% टाइम हो गया आपका जनरल अवेयरनेस के लिए, और ये जो टाइम हो गया 40% के आसपास एक सब्जेक्ट के लिए। तो आज हम 6 सब्जेक्ट यदि पकड़ते हैं तो सबसे मेजर क्या है, हिस्ट्री, उसके बाद है ज्योग्राफी, साइंस, करंट तो रोज कर, जनरल अवेयरनेस का है ना, यही इसका आता है। करंट अफेयर्स जो है ना, इसका अलग तरीके का होता है ना। हाँ, तो जनरल साइंस, साइंस पकड़, पॉलिटी इसका अच्छा आता है, और आप लोग का पॉलिटी ठीक भी है, मतलब कंपेयर टू अदर आपका ठीक है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा काम कीजिएगा तो और कंफर्म जोन में हो जाएगा। और क्या बचा, इंडियन इकोनॉमिक्स, इसमें बजट वाला पार्ट को करना होगा। हाँ, वही बता रहे थे, बजट, सेंसस और एनएसएसओ का डेटा, ठीक है, तो इधर रिसेंट जो होता है ना, इसका सर्वे बॉडी है, या कोई रिसेंट सर्वे हुआ है जिसके आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, वो भी, यानी सर्वेज का, प्लस जो कमिटीज़ बनी हैं इधर हाल फिलहाल में, जो महत्वपूर्ण कमिटीज़ हैं उसको ज़रूर देखिए, और प्लस नेशनल प्लान, ओवरऑल जनरल, पहला से लेकर 12वां तक वो तो है ही, लेकिन अभी कोई यदि योजना है, जैसे कि जल जीवन हरियाली टाइप की योजना बिहार में है, तो वो भारत सरकार की कौन सी योजना है, मिशन हरियाली टाइप का कोई है ना योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसको देख लीजिए। ऐसे आयुष्मान भारत है, स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो इन सबको एक सरसरी तौर पर, इसमें सब में क्या देखना चाहिए, हम बोलते हैं जब देख लीजिए, तो वो पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए नहीं बोलते, हमेशा आपको उसमें से 2 लाइन निकालना है, टॉप मोस्ट 2 लाइन निकालिए, आगे बढ़िए। यूपीएससी का यही मेन कंटेंट है, वो देखना चाहता है कि आपको उसका क्रक्स आता है कि नहीं, ऊपर की नहीं, उसका कोर क्या है, कि क्यों लाया गया, तो आप पूरा पढ़िएगा तो उसका कोर निकलेगा। ये नहीं कि ऊपर का 3 लाइन पढ़िएगा, पूरा पढ़ने पे कोर निकलता है, लेकिन आपको याद क्या करना है, वही 2 कोर लाइन। और टारगेट क्या है कि सेंटेंस में हमको कन्फर्म जोन बढ़े, जो सेंटेंसेज हैं उसका कन्फर्म जोन बढ़े। तो ये जो बजट, सेंसस आप लोग एकदम ऑन द टिप्स हो चुका है सेंसस से। इसमें सेंसस में क्या करना है, छोटे छोटे फार्मूले, जैसे कि मान लीजिए सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इस तरह का कुछ यदि है तो फार्मूला बना लीजिए, वहाँ पे मुश्किल परिस्थिति में रुकेगा। तो इसमें ऐसे डेकेडल ग्रोथ का क्या है, लिटरेसी रेट कॉमन है फिर भी उसका देखते हैं क्या है, तो इस तरह का सेंसस के बारे में डेटा का देख लीजिए। इसके अलावा एक चार्ट हमेशा कीजिए जो प्रोडक्शन वाला, खनिज का भी और क्रॉप्स का भी, 1-2 सवाल इससे आने की संभावना रहती है, या इससे रिलेटेड चीज़ों से। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिए कि ये जो कमेटी वाला मामला बताया ना, कि यदि WHO ने कोई कमेटी बनाई है या रिपोर्ट्स, हाँ रिपोर्ट्स लिखिए उसको। आजकल यूपीएससी रिपोर्ट्स पे खूब ध्यान देता है, और ये रिपोर्ट ज़्यादातर छपती हैं अखबारों में, हिंदू वगैरह में, इसीलिए उसका हिंदू चमक जाता है। तो आप क्या कीजिए कि आपने तो साल भर हिंदू मतलब या पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कि लोगों का छूटा भी है, आप उसके क्रक्स को ढूंढिए, ये उपलब्ध है। कई लोगों ने इसको अलग से इसका निकाला हुआ, बनाया हुआ है, तो उसको नेट पे ढूंढ के कि भाई क्या क्या मेजर रिपोर्ट्स हैं जो इस बार चर्चा में रही हैं, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ दिस ईयर, और केवल इंडियन नहीं, ग्लोबल रिपोर्ट्स, जैसे यूएनडीपी की रिपोर्ट, यूएनईपी की रिपोर्ट, WHO का कोई रिपोर्ट हो, ILO की कोई रिपोर्ट आई हो, या फिर कोई रिपोर्ट ऑन स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट आई, इस तरह की चीज़ों को। तो क्रिएटिव लग रहा है ना, कि ऐसे कि हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, इंडियन स्टाइल ऑफ रीडिंग, या फिर जो हमारा अपना स्टाइल ट्रेडिशनल है, कि हम किताब लेते हैं, सोचते हैं कि इसको ख़त्म करके उठेंगे तो हमको लगेगा कि हमने कुछ किया है। यूपीएससी इसी को ब्रेक करता है, वो कहता है कि आप हर 2 मिनट में नया चीज़ खोजिए और अपने कोर को मजबूत करते चलिए। बात समझ आ रहा है? बीपीएससी या यूपीपीसीएस में हम लोग क्या करते हैं कि फोकस करते हैं कि किताब ख़त्म हो, यहाँ फोकस इस पर नहीं करना है। ये देखिए कि पीटी उन लड़कों का ज़्यादा निकल जाता है जो ज़्यादा कैजुअल तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते समय बहुत फोकस रहते हैं, अवेयर। इसलिए इसी बात को हम आपके अंदर डालना चाह रहे हैं, कि इसलिए नहीं कि जैसे कि लग रहा है बीपीएससी में यदि खूब नहीं पढ़े रहेगा तो अगर पीटी होने की संभावना कम है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बीपीएससी नहीं होता, यूपीएससी निकल जाता है। वहाँ पर यही अप्रोच का फ़र्क है।
तो आप क्या कीजिए कि अपने क्वालिटी को, तो यहाँ 25% हो गया या 40%, बाकी जो बचा है ना उसमें ढूंढने का टॉपिक वाइज, जो टॉपिक हमने आपको दिया है उस टॉपिक पे करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और ये 6 दिन में 1 2 3 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स एंड बजट, ये 5 ही हुआ ना। ये 5 आपने कर लिया और करंट अफेयर्स रेगुलर चल ही रहा है। अंतिम दिन जो है रिवीजन कीजिएगा, जब तक मन करे पढ़िएगा, उसके बाद जाके आराम से कद्दू का सब्जी खाइए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। किसी से एग्जामिनेशन हॉल में कभी भी एग्जामिनर से बहस नहीं करना। अपने आप को तेज बनाने का कोई, अभी लोग होता क्या ना, हम देखे कई स्टूडेंट को जब जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो वो सोचते हैं कि वो डीएम है, कहीं बने नहीं है, लेकिन रुतबा उनके अंदर डीएम वाला आता है। और टीचर जो वहाँ पर एग्जामिनर जो ऑलरेडी कुछ ऑक्यूपाइड पोस्ट पर है, उसको ये लोग हल्के में ले लेते हैं। तो उससे क्या होगा, क्लैश होगा, क्योंकि वो तो समझ रहा है कि हम डीएम निर्माता हैं और ये सोच रहा है हम डीएम बैठे हैं, हम टीचर के अपॉइंटर हैं। तो इसमें क्या होता है, कई जगहों पे सेंटर्स पे लड़ाई की नौबत आ जाती है, झूठ मूठ का। आपको आता है, आपको नहीं आता, इस तरह की बातें आपको नहीं पढ़ना इन चीज़ों में। आप शांति से अपना देखिए कि रोल नंबर सही जगह पे भरा है कि नहीं, कहीं कोई गोला गलत तो नहीं है, तो ज़िंदगी गोला में तब्दील हो जाएगा। और उसके हिसाब से अपना एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, साइन वगैरह छूटे नहीं, और प्रॉपरली आंसर दीजिए। दूसरा, कुछ गेस करने की जो चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि मान लीजिए जब हमारे पास जहांगीर से संबंधित सवाल आ रहा है, उसके बाद किसी सवाल का जवाब अकबर नहीं होगा। यूपीएससी में ऐसा देखा गया। यदि आपके पास जहांगीर का सवाल आपने क्रॉस कर लिया, उसके बाद अकबर का सवाल नहीं आएगा। अकबर का सवाल, इसका आंसर अकबर नहीं होगा। क्रोनोलॉजी को फॉलो करता है। हाँ, जैसे कालक्रम, जैसे मान लीजिए अकबर के बाद जहांगीर है, तो अकबर पूछना होता तो जहांगीर से पहले पूछ लेता, ये नहीं कि जंप नहीं करेगा। दूसरा, हाँ हाँ हाँ, वो क्रम से ही चलता है। दूसरा, आप जैसे कि यदि किसी क्वेश्चन में इतना लंबा एक आंसर है, एक छोटा आंसर है, एक पूरा 2 लाइन में है और एक जनरल है, तो संभावना है कि छोटा और बड़ा में से ही कोई आंसर होगा। इन चीज़ों को ध्यान देना है। यदि किसी आंसर के ब्रैकेट में उसको समझाने का प्रयास किया गया तो 90% चांस है कि वो आंसर होगा। क्योंकि इतना दिमाग भाई साहब क्यों लगा रहे हैं कि ये इसके ब्रैकेट डाल रहे हैं और उसको कॉमा फुल समझा रहे हैं। एक ये भी है। दूसरा, कभी भी बी बाइलिंगुअल। क्वेश्चन दोनों क्रम में रहते हैं। हिंदी वाले इंग्लिश भी पढ़ें, जहाँ थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है टर्मिनोलॉजीज़ के लिए, परफेक्ट वर्ड के लिए। मान लीजिए आपको यदि लूपिंग मोशन आता है तो डेट्स फाइन, लेकिन अब सोम रसा तिरंग गति यदि दे दिया है तो आप लूपिंग ही आपको समझ में आएगा, सोम रसा तिरंग समझ में नहीं आएगा। तो कोरिलेट हमेशा रिलेट करते चलिए, ठीक है। तीसरा, जैसे कोई टाइम किलिंग मशीन होता है, जैसे क्वेश्चन ईजी होगा लेकिन इतना लंबा होगा ना कि वो जान के आपको फंसा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, वहाँ पर लास्ट में आइएगा उसके पास। और कभी भी किसी भी सेट के आखिरी कुछ सवाल हमेशा आसान होते हैं, जान के कि आप यदि टाइम मैनेजमेंट के कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो लास्ट में आपका सवाल छूट जाए और आप बाद में माथा पीटे कि मेरा आसान सवाल सब छूट गया। इसलिए क्वेश्चन को एक बार सरसरी तौर पे ज़रूर देख लेना चाहिए और जो आपके अच्छे एरियाज हैं उनको थोड़ा सा ढंग से करें। चौथा, जो कन्वेंशनल बात है, मैं हर एग्जाम के पहले कहता हूँ कि आप जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक ब्लॉक बनाने के बाद उसको OMR में एंट्री कीजिए। दैट इज़ द फाइनल स्टेज। सब कुछ करके लास्ट में OMR डालने जाएंगे तो OMR ख़राब हो जाएगा। यदि हाँ नहीं, जैसे कि ब्लॉक्स है ना, मान लीजिए 25-25 का ब्लॉक है तो 25 है, तो 50 को भर दीजिए। एक लोड आपका कम हो गया, 50 ही भरना। लास्ट में किसी को देखते हैं कि उसको 100 का 100 क्वेश्चन भरना बाकी है, तो 100 क्वेश्चन में यदि एक भी एरर हुआ है बड़ी में, तो बाकी उसको 50वां ही गलत हो गया, तो 51 के बाद तो सारा गलत होना है। तो सब कुछ करके सब गड़बड़ हो जाए, ये काम भी करना। दूसरा, जो इसमें कभी आपको लगे ना कि हमारा लगातार 2-3 सवाल गलत हो रहा है, तो रुक जाइए। एक तो है कि आप साइकोलॉजिकली भी कुछ इश्यूज है ताकि उसमें लगातार गलत हो रहा है। पानी का बोतल वगैरह तो पानी पी लीजिए, हाथ को रगड़ के अपने आँख पे गर्दन के पीछे रख लीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। लेकिन इसमें बहुत लंबा नहीं, मतलब विदिन सेकंड से सब काम 5 सेकंड 10 सेकंड में कर लीजिए और दोबारा फिर से फोकस होकर सोचिए। एक तो यदि मान लीजिए आप ईश्वरीय चीज़ों में आस्था रखते हैं तो हो सकता है समय थोड़ा सा ख़राब चल रहा है उस समय, उसलिए भी रुक जाइए कि ख़राब समय में 5 गो आंसर क्यों ख़राब करना है। दूसरा, जब गेस कर रहे हैं तो एक ऑप्शन है कि हम यदि ब्लाइंड गेस, जब जो निगेटिव मार्किंग है तो ब्लाइंड गेस तो आप करेंगे नहीं, लेकिन यदि लग रहा है कि नहीं इसको हम मतलब 50-50 में हैं तो 50-50 वाले में गेस पर जाइए। चारों में से कोई नहीं आ रहा है तो यूपीएससी में 1/3 है, थोड़ा सा इसमें
रिस्की हो जाएगा। चारों में कोई हवा ही नहीं लग रहा है तो उसको प्रयास मत कीजिए। यदि 3 तक भी मामला अगर रुकता है ना तो मेरा सजेशन है, लेकिन फिर भी आप लोग अपना डिस्कशन रखिएगा इसमें। यदि 3 जैसे 4 में एक आपको पता है कि नहीं होगा, लेकिन 3 में कन्फ्यूजन है, तब भी गेस कीजिए, क्योंकि एक तो आपने लिमिट कर दिया ना, तो आपका 1/3 होने का चांस है ना सही, और 1/3 गलती होने पे 1/3 का सज़ा मिलेगा, तो कोई बात नहीं। हम 3 बार वैसी गलती करेंगे तो संभावना है अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहें, और 50-50 में आप बेनिफिशियल रहिएगा। तो कभी भी नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। 90% केस में आपको कोशिश करना है कि हमको अटेम्प्ट करना है। 10% कौन सवाल छोड़ने हैं जिसमें एकदम हवा नहीं लग रहा है। लेकिन यदि ऐसा अपने दिमाग को ट्यून कीजिएगा एकदम हवा नहीं लग रहा है, तो पता चला कि ये 10% 20% से ऊपर हवा नहीं लगेगा। इसलिए आपका अप्रोच होना चाहिए कि हमको सब मारना है, उसमें से 10% अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है? हाँ, वो तो आप अप्रोच आपने गलत ले लिया था उसमें। आपके लिए तो एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप कभी भी सोचिए नहीं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, सोचना ही नहीं है। उसको मान कर कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, आपको पूरा करना है। क्योंकि आप सोचने में क्या, जो वही सोचिएगा कि कौन इसमें हमको आ रहा नहीं आ रहा, तो पता चला कि 50% आपको आ रहा है। तो 50% जब आ रहा है तो ऐसे ही डर जाइएगा, और 10% यदि और छोड़ दिए, 60% छोड़ ही दिए, तो 40% में सिलेक्शन तो होना नहीं है, आपको तो रिस्क लेना ही, मारना ही है, ठीक है ना। दूसरा, जो भाषा विज्ञान के, ध्यान दीजिएगा, भाषा विज्ञान के आधार पर यूपीएससी का बहुत सारा सवाल सही होता है। एटिमोलॉजी के आधार पर, रूट्स के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, फिर डायलेक्ट्स के आधार पर आप यदि पकड़िएगा ना, तो बहुत सारे आंसर चीख चीख के बोलते हैं कि हम ही आंसर हैं, और हमको आश्चर्य होता है कैसे लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। इन्फॉर्मेशन पार्ट आपका पूरा हो चुका है, मेहनत वाला पार्ट आपने कर लिया है, साल 1.5 साल से पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं कि और कुछ कर रहे हैं, केवल भरोसा वाला पार्ट कमज़ोर है कि हमको लग ही नहीं रहा है जब नज़दीक आया कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ ढूंढने पे फोकस कीजिए। कितना, हमारा एक दोस्त था, वो बड़ा बढ़िया बात बोलता था कि अरे यूपीएससी से बढ़िया कोई एग्ज़ाम है ही नहीं, तो कैसे, वही क्वेश्चन है वहीं नीचे आंसर दिया, इससे आसान क्या, अगर खोजने का तो काम करना है। ऐसे इसी टोन में बोलता था कि इससे बढ़िया क्या एग्जाम होगा कि जहाँ क्वेश्चन है उसके नीचे आंसर है। आपका ब्रेन का मेन काम क्या है, खोजना। तो ये तो मेंटल एबिलिटी का काम, पढ़ाई का है ही नहीं। आप हमारी वो दिन देखे थे ना मम्मी को, हमने 5 लोगों से सवाल पूछा था, उसमें सबसे लेस प्रिपेयर्ड कौन थी, वही, और 4 का गलत हुआ था, केवल उन्हीं का सही हुआ था। ऐसा सवाल था, आप ठीक नहीं होते, केवल उन्हीं का सही हुआ था। तो ये चीज़ है कि तब तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं करेंगे। तुक्केबाजी को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये तुक्केबाजी आपके नॉलेज बेस पर है, आपने जो पढ़ा है उसके आधार पर है, और उसमें क्या है, एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस खोजने का पूरा कला है। तो घबराना नहीं है। और अभी हम लोग ये 6 दिन है ना, इस 6 दिन में माइंड को ये ट्यून कीजिए कि ज़िंदगी में जितना पढ़ना का जोर 6 दिन में मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना, आप बात को पूरा समझिएगा। यानी ज़िंदगी में किसी ऐसे 6 दिन में जो मुझे सर्वश्रेष्ठ पढ़ना है, तो यही 6 दिन रिपीट कर रहे हैं। यानी मान लीजिए आपने 1 साल में खूब पढ़ाई की, तो उसमें 6 दिन जो बेस्ट पढ़ा होगा ना, वो 6 दिन आप 6 दिन पढ़े, संभव है। दूसरा, यदि कोई हिंड्रेंस आ जाता है तो इस वजह अरे सर ने तो कहा था कि 6 दिन बेस्ट पढ़ना है, मेरा गड़बड़ हो गया, 1 दिन तो मेरा निकल गया, तो उसके दुख में 2 दिन और नहीं खराब करना है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हम लोग जो तैयारी कर देते हैं, जब मान लीजिए इधर किताबें रखे हैं पढ़ने के लिए, जो पढ़ते गए परीक्षा तक पढ़ना है, परीक्षा आ गया, लगभग पढ़ ही गया, लेकिन इतना बचा हुआ है, अंतिम दिन सबको उठा के इधर रख दिया, मान के चले कि पढ़ लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे मानो रोग है, कैसे कैटेगोरिक पढ़ना, उसका हम कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन डिजीज है, तो हर बार ह्यूमन डिजीज जब पूछेगा तो या तो बहुत स्पेसिफिक पूछेगा, और नहीं तो जनरल पूछेगा। तो हमें स्पेसिफिक तो जो पढ़े हैं वो आएगा, तो वहाँ फाइट करेंगे, क्योंकि उसका बहुत ही, हर एक स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, 1 to 1। 1 लाख इन्फॉर्मेशन है, 1 to 1 पूछ सकता है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। एवरीबॉडी इज ऑन द सेम प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मझधार में आप हैं, उतना ही मझधार में कोई चेन्नई में पढ़ने वाला लड़का होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं वो तो आप कर सकते हैं। तो एक चार्ट बनाइए आज ही रात में कि जो वायरस से जो होने वाला डिजीज़ है ना, वो हमको एकदम पता है। ये डिजीज़ वायरस से बस इतने ही डिजीज़ होते हैं, इसके अलावा कोई डिजीज़ होगा तो वो तो बैक्टीरिया से ही होगा, समझाया। जैसे आपको यदि ठंडी जलधाराएँ पूरी की पूरी पता हैं, तो बाकी आप बोलिए कि ठंडी हमको पता है, जो आया वो गर्म है। वैसे ही वायरस हमको पता है, जो नहीं आया है वो या बैक्टीरिया है, या कुछ टेपवर्म है, या कुछ और है, या कुछ एक्स्ट्रा है, या फिर ये आनुवंशिक है, ठीक है ना। तो डिजीज़ को आधा घंटा बैठ के खड़ाखड़, हाँ तुम बताओ पूरा वायरस का चार्ट बताओ, एक बताओ पूरा इसका बैक्टीरिया का बताओ, कोई बताइए भाई फंगस का बताए,
इस तरीके से 5-10 मिनट तुरंत थोड़ा सा रफ्तार पे ध्यान देना, और एक आदमी जो है तुरंत यहाँ लिखेगा ये काम किए हुआ, इससे हैप्पी हार्मोन रिलीज। वंस हैप्पी हार्मोन रिलीज हुआ, आपका पूरा का पूरा जो है ना तैयारी वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ जाएगा। और पॉजिटिव आदमी क्या है, 6 बॉल में 6 छक्का भी मार सकता है। इस IPL में हुआ भी है, हैं? तो इसलिए जो पहले हो चुका है वो फिर हो सकता है, और नहीं हुआ है तो नया इतिहास बनेगा। तो क्या दिक्कत? तो यही 2-3 बेसिक बातों के लिए मैंने कहा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एट दिस आखिरी जंक्शन तक पहुंच के आदमी को लगता है ना कि अगला एग्जाम में हम उखाड़ के दिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, जो है अभी है, इसमें आप बेस्ट करके देखिए, उसके बाद फिर अगले की तैयारी शुरू कीजिए। देखिए पिछली बार जो है मतलब 2 बार का देखा जाए तो एक बार 44 पे सिलेक्शन हुआ, यानी कि 88 नंबर पर, यानी 100 में 44 लाने पर सिलेक्शन हो गया है, 44 क्वेश्चन सही करने पर, और 88 नंबर आया। लेकिन उसके एक बार के बाद देखें तो 98 था, यानी रेंज हम देखें तो 100 से 85 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि 50 to 42 क्वेश्चन। तो जनरल एक 50 हाँ, तो 50 to 55, इस बार 5 और बढ़ा लीजिए तो 55 कर लीजिए। तो 55 क्वेश्चन यदि आपको सही करने हैं तो इन एनी केस यदि आपने पूरा कर लिया, मान लीजिए आपने पूरा किया और आपका 65 सही हुआ, कितना सही हुआ 65, तो कितना गलत होगा 35 गलत हुआ। 35 गलत होने पर आपके कितने मार्क्स कटेंगे 12 नंबर कटेंगे। अब इसमें से 12 हटा दीजिए, 53 बचा, 11.5 ही कटेगा रफली, तो 54 बचा, यानी कि एग्जैक्टली आपको 65% करना है यदि आप पूरा अटैम्प्ट करते हैं तो। अब ये 65 आप कैसे करेंगे, इसका 3-4 तरीका हो सकता है। एक तरीका है कि हम 100 करें और 65 करें, 100 करें और 35 गलत करें तो 65 सही होगा। दूसरा तरीका है कि हम अटैम्प्ट 80 करें और उसमें से हमारा 20 गलत हो, तो भी वही बात होगा। 80 में 20 गलत होगा, कितना होगा 7 तरीके के 7 क्वेश्चन गलत होगा, तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो इसमें तीसरा जो विकल्प है ना, जो हम करना चाह रहे हैं कि 90 के आसपास आप अटैम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 20 से अधिक गलत न हो। 90 तक को मारना, 10 आपको छोड़ना है, वो भी छोड़ना अपने सोच के नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगा। आपका अप्रोच 100 में 100 के लिए होना चाहिए। ये बातें कई लोगों को समझ में नहीं आएंगी, उनको लगता है कि हम कुछ गलत बता रहे हैं, लेकिन ये मेरा आजमाया हुआ है। आप जब सोचते हैं ना कि हमको नेगेटिव से छोड़ना है, तो लगता है कि हर अगला सवाल छोड़ने लायक है, फिर दिक्कत हो जाएगा, पैनिक हो जाता है। इसलिए आप भूल जाइए, क्लोज द शटर, ऐसे भी रिजल्ट नहीं होना है। अब जैसे आजकल पूछ रहा है ना ये BPSC में मुहावरा बेस्ड निबंध है, तो एक मुहावरा भोजपुरी में है, बार बार हम कहते हैं आई आम चाहे जाई झटा, कभी BPSC पूछेगा इसको, तो यही करना है। या तो आपको मिलेगा तो आम, गया तो क्या गया, एक झटा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उस अटैम्प्ट को लीजिए। ऐसे भी यदि आपने दूसरा वाला अप्रोच लिया ना, तो 90% संभावना है कि पैनिक होकर वो रिजल्ट ख़राब ही हो जाएगा। तो आप कूल रहिए, निगेटिव को दिमाग से निकाल दीजिए। 5-10 सवाल जो छूटने हैं वो ऐसे ही छूट जाएंगे, उसके लिए कोई रणनीति नहीं बनेगी। 90 सवाल आप करके आइए, उसमें से जितना आप लोग का हम नॉलेज देख रहे हैं 50 तो आप लोग आसानी से एकदम कन्फर्म जोन में है आपका। बच गया कितना 40 क्वेश्चन में इंटेलिजेंट गेसिंग कीजिए, कोशिश कीजिए कि 50% सही हो जाए। तो सही नहीं हो जाएगा, 40 में से 50% सही हो गया तो काम हो जाएगा। CSET के लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा 1-2 पेपर, क्योंकि अब तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, फिर भी मैथ की कुछ फार्मूला वगैरह देख लीजिएगा। और इसको बाद के लिए मत टालिए, ये कल परसों में ही CSET वाला काम ख़त्म कर लीजिए, ताकि बाकी 5 दिन एक विषय और जनरल अवेयरनेस और बाकी ढूंढने का काम। 3 सेगमेंट है आपका पढ़ाई का, एक है जनरल अवेयरनेस का 25%, एक है सब्जेक्ट को ख़त्म करना, एक दिन में एक सब्जेक्ट, और उसके बाद जो समय बच गया हम इन्फॉर्मेशन को ढूंढेंगे। जो मैंने टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, इन टॉपिक्स को ढूंढ के अभी ख़त्म करेंगे। और इस टॉपिक को तब ढूंढते समय हम क्या करेंगे, पिछले 3 साल के पेपर्स को एकदम हम मत जाएंगे, उन्हीं से टॉपिक उठाएंगे, उन्हीं से ढूंढेंगे। जिनके पास टॉपिक है ठीक है, नहीं है तो टॉपिक्स हमने कहाँ से बनाए हैं, 3 साल के क्वेश्चन से। उन्हीं टॉपिक्स को कीजिए, थोड़ा रेंज को ब्रॉडर कीजिए, गूगल कीजिए, आंसर आपको मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा, और हमको लगता है कि रिजल्ट होगा। अभी उसी के लिए प्रयास कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और परीक्षा के बाद फिर बात करते हैं। हाँ, एक बात और बता देते हैं, कल से लेके हम लोग डेली मैराथन क्लास करेंगे UPSC पर, और इसके लिए कभी भी किसी को कुछ पूछना है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब जो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन सुन रहे हैं, और जो ऑफलाइन में हैं वो यहाँ पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चाहेंगे कि डिस्कशन में हम शामिल हों तो हम डिस्कशन में शामिल भी हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उस पर हम लोग बातचीत करें।
तो जो भी 11 बजे से उसका हम लोग टाइमिंग रखेंगे दिन में, 11 साढ़े 11 के बाद शाम में हम लोग 4:30 बजे तक। तो ये लंबा टाइम रहेगा, यूपीएससी वाले उसी में हमेशा रहेंगे। उसके आगे पीछे यदि आप पढ़ना चाहते हैं आके यहाँ पे तो कोई बात नहीं। यदि पीटी आपका पीटी के दिन ही पता चल जाए कि हो जाएगा ना, तो मेंस की तैयारी में समय मिल जाता है और फिर मेंस भी हो जाएगा। इसलिए ऑल द बेस्ट एंड डू योर बेस्ट।